ये थेरेपी दे करके उनको चलने फिरने में मददगार बना रहे हैं। जैसे नेक पेन हो गया, बैक पेन में पीठ का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया और घुटने का दर्द हो गया। घुटने का मांसपेशी को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कराते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ के द्वारा, कि उसका नी का जो प्रेशर होता है, बोन टू बोन हम लोग प्रेशर को स्पेस मेंटेन बनाए रखते हैं। लोग उपचार के तौर पर उसके उस हिस्से को दबाते हैं, जैसे ना पैर दबाना, हाथ दबाना, पीठ दबाना, दबा देना। तो क्या ये है ये सही है? हैं सर, हम तो गए थे नस बैठाने वाला, वो हमको ऐसे बैठाया, उस समय तो आराम मिल गया, लेकिन अब हम सांस नहीं ले पा रहे। इसमें काम करता है जैसे लैपटॉप वर्क में है, लंबा चौड़ा काम कि सर हमको तो 12 घंटा IITN है, कुछ है 18 घंटा हमको मीटिंग में बैठना पड़ता है। तो आप एक साथ नहीं बैठ करके, आपका दोनों पैर और हाथ से, वो थोड़ा डिफॉर्मिटी थी स्पाइन का, नी का, उसको एग्जामिन किया, इमीडिएट वॉकर दिया, और उसके मदर फादर वहीं रोने लगे। एक लड़की खड़ी हुई और वो अच्छे से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो घसीट के चल रहा है, वो वॉकर से अगर चल रहा है तो उसके मन में इतना खुशी हुआ। चार्जेस क्या होते हैं? लोग जब सेंटर में विजिट करते हैं तो वो पहले डरते हैं कि क्या कुछ होना है। जैसे कोई पेशेंट हमसे मिलने आता है तो मैं उसका कोई चार्ज। नमस्कार, जोहार आप सभी को। आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं और इस वक्त हर दूसरा व्यक्ति एक दर्द से परेशान है। कमर दर्द, सिर दर्द, या कह सकते हैं नेक का दर्द, बैक पेन, इन तमाम दर्द से हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। लेकिन इस परेशानी के वक्त में वो क्या करना चाहता है, क्या करेगा, उसको पहले पता ही नहीं चलता है। आज इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको या आपके किसी संबंधी या जान पहचान के लोगों को दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपको स्टेप आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पहला कदम उठा के क्या करना चाहिए। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिनेश कुमार ठाकुर हैं, जो रांची में एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहेब सेंटर चलाते हैं। देबुका अस्पताल के नीचे इनका अपना सेंटर है, जहां पर सैकड़ों लोग इलाज करा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सैकड़ों लोगों को बेहतर इलाज के बाद ये थेरेपी दे करके उनको चलने फिरने में मददगार बना रहे हैं, उनके दर्द को ठीक कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने की ज़रूरत पड़ती है, कब आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए, या फिर आपको जब दर्द महसूस हो रही है, सोने में, चलने में, उठने में, या किसी भी तरीके से आपको दर्द महसूस हो रही है, तो आपको स्टेप आउट कब करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ओंकार झारखंड में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही होगा कि फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा है। इसमें हम लोग किसी भी मरीज का गर्दन दर्द, कमर, किसी भी तरह का पेन को विदाउट एनी मेडिसिन निजात देने का कोशिश करते हैं। उसमें 2 तरीका होते हैं, एक होता है फिजिकल थेरेपी, एक सेकेंड वन होता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से बहुत सारा लेटेस्ट मशीन आया है, जैसे IFT, शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉक वेव डायथर्मी, टेंस, अल्ट्रासोनिक, बहुत सारा एडवांस मशीन है जो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दर्द के अनुसार उसको हम लोग किस अवस्था में कैसे देना है, किस मोड में देना है, उसके तहत हम लोग मरीज को बहुत आराम दिलाते हैं। ये मेरा फिजियोथेरेपी में हम लोग का रोल है इसमें। अब आते हैं दर्द पे, कि लोगों के शरीर में जो दर्द होता है, कई ऐसे कॉमन दर्द हैं जिससे हर एक दूसरा व्यक्ति फेस करता है। जैसे नेक पेन हो गया, बैक पेन में पीठ का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया और घुटने का दर्द हो गया। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद इससे परेशान हो जाता है। उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसा उसको हो रहा है तो उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास पहले सलाह लेना चाहिए या उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? जी, थैंक यू। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम लोग, आपका जो सवाल है गर्दन दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करें कि हम लोग पहले जनरली नी पेन आता है, घुटने का दर्द। तो घुटने का दर्द का कारण पता करना होता है। कारण पता करने से पहले हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। बहुत बच्चे यंग में पेन बताते हैं। अब अभी जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी ओबेसिटी में आते हैं, जो आज शरीर वजन भारी हो रहा है, पहला कारण होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा, तो मेरा घुटने पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम घुटने का कौन सा ऐसा गलत एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण मेरा घुटना एज के अनुसार उस झेल नहीं पा रहा है। अगर आपका 40 से ऊपर एज हो गया है, 50 में पहुंच गए हैं, और आप डे बाय डे इंडियन टॉयलेट बैठते हैं, आप खूब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम आज के दिन में हम लोग का गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का शॉकर घिसता है, तो घुटना भी घिसेगा आपका। तो उस हिसाब से जो फिजियोथेरेपी का रोल होता है, पहला रोल होता है
घुटने का मांसपेशी को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कराते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ के द्वारा, कि उसका नी का जो प्रेशर होता है, बोन टू बोन हम लोग प्रेशर को स्पेस मेंटेन बनाए रखते हैं। और हमारा अगर स्पेस मेंटेन रहेगा तो मेरा कार्टिलेज कम घिसेगा, मेरा साइनेबल फ्लूइड का मेंटेनेंस रहेगा, लिक्विड जिसे हम बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया। आपको कभी भी, जैसे आप नी पेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही लोग जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं सर और एक्सरे कराते हैं। एक्सरे करा के उनको एक लोकल पता चल जाता है कि भाई आपका एज के अनुसार हड्डी घिस रही है, आपको बचाव करना है और आपको ये जर्नल कैल्शियम लेना है, ये थोड़ा दर्द की दवा लेना है, और मैक्सिमम फिजियोथेरेपी का काम है। अगर कोई ऑपरेटिव केस नहीं है तो फिर हमारे पास पेशेंट आता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जब मेरे पास आता है जो लिखे ऑर्थोपेडिक सर्जन फिजियोथेरेपी, अब फिजियोथेरेपी में हम लोग डिसाइड करते हैं कि एज क्या है, इनका क्या प्रोफेशन है, इनका रूटीन क्या है। पहले तो उनका रूटीन, हम लोग का टाइम टेकिंग वाला ट्रीटमेंट होता है। पहला कि हम जब आपके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे तो हम आपको इलाज कैसे करेंगे। तो हम आपका एक्सरे देख लिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोपेडिक सर्जन का रिपोर्ट देख लिए, एडवाइस देख लिए, फिर हम लोग प्लान ट्रीटमेंट बनाते हैं कि सर आपका नी का मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है जो घुटने को हमारा मजबूती प्रदान करता है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का काम होता है नी को स्ट्रॉन्ग रखना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि बोन पे प्रेशर कम पड़े। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको अपना रूटीन थोड़ा चेंज कीजिए, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप लंबा चलते फिरते हैं तो नी कैप पहनिए। आजकल बहुत सारा ओपन पेटला नी कैप वगैरह आ गया है, विस्को वगैरह का, बहुत सारा अच्छी अच्छी कंपनी का, और उसका रूटीन को हम लोग थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। तो उससे उनको बहुत हद तक ट्रीटमेंट आराम मिलता है। और हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ में अल्ट्रासोनिक टेंस और उनको डेली एक्टिविटी में थोड़ा चेंज कराते हैं। लेकिन ये यहाँ सब कुछ आने के बाद आप प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हम फर्स्ट में लोग इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको डॉक्टर के पास आना होता है, लेकिन वो ऑर्थोपेडिक से पहले कांटेक्ट करते हैं। एक बातचीत के दौरान आपने कही कि लोग इंडिया में ज़्यादा इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, अभी तो वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ करते हैं। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि क्या यूज़ करें लोग, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना बेटर है या दर्द से राहत पाने के लिए वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है? कौन सा टॉयलेट ज़्यादा परफेक्ट है? डिपेंड्स अपॉन और योर एज। अगर आप यंग एज के हैं तो आप तो कुछ भी कर लीजिए, चुक्कू मुक्कू बैठिए, इंडियन टॉयलेट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज फैक्टर जो है, आपको अपना शरीर के अनुसार तो आपको बदलाव करना पड़ेगा ना, कि भाई हम फुल सिटिंग में अगर बैठते हैं तो मेरा घुटना दिन भर में हम कितना बैठते हैं, तो डे बाय डे मेरा कार्टिलेज डैमेज होगा, डे बाय डे मेरा स्पेस दिक्कत होगा, डे बाय डे मेरा आपस की हड्डियाँ घर्षण होगी, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो घुटना में सूजन आएगा, फिर आपको पेन होगा। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि कब यूज करना है, कौन सा यूज करना है, तो मेरे एडवाइस में है कि अगर आप 40 भी हैं और आपका बॉडी फिट है, आप नीचे बैठने के लिए सक्षम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो आप अपना एज के अनुसार उसको सेटल कीजिए। मतलब अगर आपको शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, अगर नी पेन है या फिर कमर का दर्द है, तो आप बेटर है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। बिल्कुल वेस्टर्न टॉयलेट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सवाल अब आगे हमारा ये होगा कि फिजियोथेरेपी में उसके साथ साथ एक्सरसाइज का कितना महत्व है, क्योंकि आपके पास जितने भी मरीज आते हैं उनको आप लोग एट लास्ट सलाह देते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, अपने हिसाब से एक्सरसाइज के लिए उन्हें आप इनवाइट करते हैं। अब बताइए कि एक्सरसाइज लोग ऐसे भी हाथ पैर अपना हिलाते रहते हैं, मॉर्निंग में वॉक करते हैं, सुबह मतलब शाम को वॉक करते हैं, तो उनको क्या किसी ऐसे एडवाइस के हिसाब से करना चाहिए एक्सरसाइज या फिर ऐसे ही? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग पेशेंट आते हैं मेरे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई की फिजियोथेरेपी कराइए, आए हम तो कसरत करते हैं। अरे भाई, आप अपने डिजीज़ के अनुसार कसरत नहीं करते हैं ना। हम सुबह रामदेव बाबा बताते हैं, फूंकते हैं, छींकते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। आप पहले कि हमको बैक पेन है, हमको नी पेन है, नी पेन का क्या प्रोटोकॉल है एक्सरसाइज का, वो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही जानता है, और हम लोग उसको गाइड करते हैं कि हम ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ के लिए, हम ट्रीटमेंट करते हैं आपका कॉम्प्लिकेशन के लिए। हम कोई ब्रीदिंग और जो योगा है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सब्जेक्ट हमारा डायग्नोसिस के बाद आता है कि आपको। सवाल ये होगा कि लोगों को इंटरनेट और वीडियोस पर ध्यान ना दे करके डॉक्टर की सलाह के बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम, उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, आप गूगल टाइप करेगा, गूगल नी पेन का क्या एक्सरसाइज करें, गूगल नी पेन का इतना लंबा लिस्ट बना के देगा चौड़ा,
तो ये सवाल आपके लिए है कि आपको कब वीडियो और यूट्यूब देख करके ना बल्कि डॉक्टर के सलाह के बाद एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। कम शब्दों में इसको बता दें। आप किसी भी गूगल में टाइप करते हैं कि घुटने का दर्द का एक्सरसाइज क्या है, वो आपको 20 तरह का फोटो देगा, लेकिन गूगल आपका घुटना को तो नहीं देख रहा है कि आपका घुटना में किस तरफ का पेन है और क्यों पेन है। तो जब हम ये जानेंगे तभी हम उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज बताएंगे, और उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का ही एडवाइस लेना जरूरी है सर। गूगल को नहीं पता है कि आपका घुटना का कंडीशन क्या है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं आपसे कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होती है, किन किन हिस्सों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। आजकल जो लेटेस्ट पेन आते हैं वो कमर दर्द और सर्वाइकल पेन आते हैं। तो कमर दर्द का बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेबल वर्क, डेस्क वर्क, है ना, और होता है मोबाइल वर्क। मोबाइल में आपको पोस्चर का पता नहीं चलता है, आप लेट के मोबाइल देखते हैं, लेट के लैपटॉप देखते हैं। आपका अपना रहन सहन, बैठने का जो डेस्क टेबल का रेंज होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना होता है। आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि पोस्चर मेंटेन रहेगा। अब पोस्चर मेंटेन रहेगा तो आपको पेन कम होगा। आजकल के यंग बच्चे, जितना बड़ा बच्चा का वजन नहीं होता है उससे 3 गुना वजन उसका बैग का होता है। आप देखते होंगे जब बच्चे बस में स्कूल जाते हैं, 12 साल का 15 साल का बच्चा, मदर फादर लेके आते हैं, सर इनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। और ये बहुत बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी आते हैं, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, पोस्चर का ख्याल नहीं है आपका। तो हम लोग इस चीज़ को घर में पहले कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आज का तो जान ही रहे हैं कि आज के दुनिया में स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, तो उनको ख्याल ही नहीं रहता है कि हमको बैठ के पढ़ना है कि सो के पढ़ना है। यंग एज में एक से एक लोग आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक इधर हॉली क्रॉस की बच्ची थी, आए हुए थे कि सर हमारा स्पाइन में, पीठ में मेरा जलन होता है। अब उनको जलन में मालिश कर देता है लोग। मसाज बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी पेन में। कभी भी किसी तरह का पेन में मालिश तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसी सिलसिले में सवाल है कि घर या ग्रामीण क्षेत्र में एक पद्धति है, जब दर्द होता है तो लोग उपचार के तौर पर उसके उस हिस्से को दबाते हैं, जैसे ना पैर दबाना, हाथ दबाना, पीठ दबाना, दबा देना। तो क्या ये है, ये सही है? नहीं नहीं, लोग बोलते हैं सर हम तो गए थे नस बैठाने वाला, वो हमको ऐसे बैठाया, उस समय तो आराम मिल गया, लेकिन अब हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारा शरीर का जो बनावट है भगवान एक ही बार बनाते हैं, उसके साथ हम लोग किसी भी हैंड से छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर उसके लिए पोस्चर का पता होना चाहिए, आपको मेंटेन करना चाहिए कि हम किस अवस्था में बैठेंगे। नस वाला तो जो बात है वो पूरा मिथ बात है, उस पर कभी भी हम आम पब्लिक को नहीं जाने बोलेंगे कि भाई कोई आदमी अगर बैक पेन हो गया है और गर्दन दर्द हो गया तो उसको कोई सोंट करके ठीक कर देगा। और हमारे पास टॉर्टिकोलाइटिस का पेशेंट रहता है, गर्दन का घिस दिया, मालिश किया, गर्दन ऐसे अकड़ा हुआ, पेशेंट ऐसे ही हो करके आता है। उसका अगर हमको आपको देखना है तो हमको खुद बॉडी मूव करना पड़ेगा, तब हम आपको देख पाते हैं। तो मायोसाइटिस वगैरह होता है, मांसपेशी में सिकुड़न आ जाता है मालिश करने से। मालिश अच्छी चीज़ नहीं होती है सर। मालिश अच्छी चीज़ नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ठीक है। चलिए अब मेरा ये सवाल होगा कि हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी के आने के बाद अपने जीवन शैली में कितना बदलाव कर लिया और कितना जोखिम भरा बदलाव किया। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं नए नए, जैसे आपने मोबाइल लैपटॉप के आने की बात कही, बहुत सारा चीज़ है जिससे लाइफस्टाइल बदल गया, सोने का, खाने का, पीने का, चलने का ढंग लोगों का बदल गया। किन वजहों से हम लोग जोखिम में जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहला जोखिम अभी है आम पब्लिक, बहुत सारे यंगस्टर अभी, जैसे आप देखे होंगे मार्केट में कि कुछ भी चीज़ ऑर्डर करना है तो आपको घर पे पहुंच जाता है। ब्लिंकिट है, स्विगी है, बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशन लोग आ रहे हैं आजकल। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना है। ना उसका पोस्चर का ख्याल है, ना बोझा का ख्याल है। वो बेचारा काम करता रहता है दिन भर, जब रात में घर जाता है तो बोलता है हम ना सर झुकते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। दैट इज़ द काउज ऑफ बैक पेन। अच्छा, आम आप कोई इसमें काम करता है, जैसे लैपटॉप वर्क में है, लंबा चौड़ा काम कि सर हमको तो 12 घंटा, IITN है कुछ है, 18 घंटा हमको मीटिंग में बैठना पड़ता है। तो आप एक साथ नहीं बैठ करके, आपका काम है, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा सर। तो आप 2 घंटा काम करें, 10 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आप रिलीफ दें। और स्पाइनल एक्सटेंसर एक्सरसाइज होता है जो हमारा पीठ का मांसपेशी को मजबूत बनाता है, वो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट ही बताते हैं उस चीज़ को, उससे उसको निजात मिलता है
कि हम स्पाइन का मसल्स को इतना मजबूत बनाएं कि मेरा स्पाइनल जो वर्टिब्रा होता है उस पर मेरा लोड कम पड़े और मेरा मसल्स का टोन मेंटेन रहे। तो और क्या वजह है? ये सब बेसिक वजह हैं। चलिए अच्छा, और जानेंगे हम ये आपसे कि आपके पास ऐसे कभी मरीज आए हैं जिनको देख करके आपको भी लगा कि ये किस हालत में आए, वो चल फिर ना रहे हों, और आपने एट लास्ट उसका ट्रीटमेंट करके उनको चलवा दिया हो? अभी आपने जो सवाल पूछा जस्ट मेरे दिमाग में था। अभी 15 दिन पहले मेरे देवका हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई, 29 ईयर्स की लड़की, दोनों पैर और हाथ से वो थोड़ा डिफॉर्मिटी थी स्पाइन का, नी का। उनको यहाँ हमारे बीच जो देवका हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर सुरेश प्रसाद देवका सर सीनियर कंसल्टेंट हैं, और उनके लड़के हैं डॉक्टर एकांश देवका। तो एकांश देवका सर उनको एग्जामिन किए, देखे, फिर वो हमारे पास भेजे। मैंने उनका उस बच्ची का मसल्स पावर असेसमेंट किया। तो जब मैंने मसल्स पावर असेसमेंट किया, वो चल नहीं पा रही है, अब वीडियो में देख पा रहे हैं, वो हाथ के बल पे और पैर के बल पे चल पा रही हैं। जिनके बाद इनके पास भेजा गया पावर चेक कर, मसल्स पावर चेक करने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ ये आप सुनिए खुद। तो जब मैंने पूछा उनके पेरेंट्स से कि ये बच्ची कितना 29 साल हो गया, इसको आपने इलाज कराया? बोला हाँ सर बहुत जगह इलाज कराया। बोले जैसे क्या? बोले तो एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ, बोला कि ये नहीं चल पाएगी। तो हमको एक थोड़ा सा लगा कि भाई इतना सारा पेपर है, इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुक्स तो निकला होगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। मैंने उनको लेटाया बच्ची को और अच्छे से मसल्स पावर देखा, हाथ मोड़ के देखें, ठीक था। हमको नॉर्मली चलने के लिए 3 पावर का ज़रूरत पड़ता है आम आदमी को, तो उससे पावर उसका ज़्यादा ही था। बट उसको मैंने जैसे एग्जामिन किया, पैर उठा दिया, कमर उठा दिया, हाथ उठा दिया। तो मेरा मन किया कि इसको एक बार हम वॉकर में खड़ा करके देखें, ये खड़ा हो पाएगी तभी तो चल पाएगी। तो हमको दिमाग मेरा अंदर से लगा कि नहीं, ये इसको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिला है। और डॉक्टर एकांश भी हमारे पास भेजे कि सर इसको एग्जामिन कीजिए एक बार। उनको भी लगा कि इनको चल सकती है बच्ची। फिर हमने उसको एग्जामिन किया, इमीडिएट वॉकर दिया, और उसके मदर फादर वहीं रोने लगे। एक बार लड़की खड़ी हुई और वो अच्छे से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो घसीट के चल रहा है, वो वॉकर से अगर चल रहा है तो उसके मन में इतना खुशी हुआ कि खुशी चल रहे हैं। अगला ट्रीटमेंट तो है ही आपके पास, नी डिफॉर्मिटी है, उसका सर्जरी हो सकता है। स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सारा ब्रेसेस हैं, बहुत सारा चीज़ है जो आप खूब आज आसानी से उसको आप अपना डेली एक्टिविटी को कर पाएंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं 29 साल का पेशेंट को 2 मिनट में कैसे चला दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक रूल डेवलप किया और मैंने उसको एग्जामिन किया। बस उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, और उससे हमको भी बहुत खुशी हुई कि भाई वो पेशेंट हमारे बीच आए और उनके मदर फादर मेरे सामने रोने लगे। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई मरीज आता है तो हम लोग उसको एग्जामिन करें, टाइम दे पेशेंट को। एक्सरे कराना, ब्लड टेस्ट कराना, एमआरआई कराना ठीक है, लेकिन हम पहले उसको एग्जामिन करेंगे कि हमको क्या करना है। और हमको ताजुब लगा कि 29 साल ही कैसे भटकी जो 2 मिनट में खड़ा होकर चलने लगी। और मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मुझे अच्छा लगा। चलिए, अब एक ये सवाल होगा कि दर्द जो होता है शरीर में, क्या इंसान के खुद के गलती के वजह से दर्द होता है, या बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में समय के साथ परिवर्तन होता है उसके वजह दर्द होता है? बेसिकली ये जो दर्द होते हैं किस वजह से होते हैं? देखिए सर, आपका ये सवाल दर्द किस वजह से होते हैं, तो बेसिकली आप मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो दर्द का बहुत सारा रोल है। जनरल मस्कुलर स्प्रेन हो जाना, स्ट्रेन हो जाना, या कोई चोट लगने से इंजरी हो गया, तो चोट से भी पेन होगा, स्प्रेन से भी होगा, और हमारा अपना जो मसल स्प्रेन है उससे भी पेन होगा। तो वो तो डायग्नोसिस की चीज़ है कि किस कारण से पेन है। हिस्ट्री के बाद हम लोग उसको बात करते हैं कि हिस्ट्री लेके कि क्या आपको दिक्कत है, उसके अनुसार हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, अब अंतिम सवाल, क्योंकि हम लोग ये जान करके यहाँ तक पहुँच गए कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब आना है, आपको दर्द महसूस हो रही है तो कब, किन चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ तक आना है। अब मेरा ये सवाल होगा कि चार्जेस क्या होते हैं? लोग जब सेंटर में विज़िट करते हैं तो वो पहले डरते हैं कि क्या कुछ होना है। कितने दिन का समय होता है थेरेपी का, और कितने मैक्सिमम दिन लग जाते हैं उनको स्वस्थ होने में? इन जो 3-4 प्रमुख पेन आपको मैंने बताया कि ये जो गर्दन का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है और घुटने का दर्द होता है, थेरेपी लेने में क्या चार्जेस होते हैं, कितना समय लगता है? देखिए, ये चार्जेस जो डिपेंड करता है, मिनिमम कंसल्टेशन फीस बहुत सारे हॉस्पिटल्स का अलग अलग होता है। आप कोई बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो उसका कुछ अलग चार्ज है। हमारे यहाँ जो देवका हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ मिनिमम जो है किसी भी तरह का चीज़ को 400 से 500 का चार्ज है। जैसे उसमें काफ़ी कॉस्टली मशीन आती है, लेज़र थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारा मशीन है जो एडवांस हम लोग रखे हुए हैं, उसके अनुसार चार्ज होता है। और अगर किसी को जैसे कोई पेशेंट हमसे मिलने आता है तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं, कि करना क्या है उसके अनुसार हम लोग चार्ज लेते हैं।
और मेरी मिनिमम 4 से 500 में ही हमारा फिजियोथेरेपी होता है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो होता है 30 to 45 मिनट्स का होता है। 10 मिनट तो हमको उससे बात करने में समझने में लगता है, फिर कहीं कहीं किसी का ब्लड टेस्ट लेकर आते हैं, कोई एक्सरे लेकर के आते हैं, कोई MRI का रिपोर्ट लेकर आते हैं, फिर उसमें लिखा रहता है कि इसका रीड का स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अब स्पाइनल एक्सटेंशन तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमारा बैचलर डिग्री 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है, मास्टर्स 2 साल का होता है। मैं अभी एट प्रेजेंट मेरा 27 ईयर्स का एक्सपोजर है, और मैं रांची में 27 साल से काम कर रहा हूँ देवका सर के साथ, और गुरु नानक हॉस्पिटल में 2 जगह रेगुलर काम में हूँ। और मैंने मास्टर्स किया है मस्कुलोस्केलेटल से, जिसको MPT बोलते हैं। अच्छा, ये कोर्सेज आपने कहाँ से किए? मैंने मगध विश्वविद्यालय से किया, पटना। तो ये थे डॉक्टर दिनेश कुमार ठाकुर, और बातचीत करके आपको कितना जानकारी मिला इस विषय में, दर्द के विषय में और फिजियोथेरेपी के बारे में, और कब आप फिजियोथेरेपी ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, और आप कितना सहमत हैं इस पूरे जानकारी से, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका अगर कोई सवाल हो पर्सनली जो छूट गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले एपिसोड में उस सवाल के जवाब को भी आपको परोसा जाएगा। ऑल ओवर वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।